ये लाइट क्या, इसको जलाऊं एक बार? ये देखो, ये लाइट है ना, ये सूरज जैसा ही चमक रहा है मोर और लेस आपके लिए, अभी के लिए, है ना। अब यहां पर सिमिलरली अब मैं इसके सामने ये जलाता हूं, ये कितनी रोशनी कर रहा है? जल भी रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है ना। अगर मान लो कि मैं अभी चैट जीपीटी को ओपन करता हूं एंड चैट जीपीटी को ओपन करके मैं उससे एक सिंपल सा मतलब पूछता हूं, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और इस खूब सारे साइंस में हम लोग बात करते हैं 15 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे पास हैं। द हिंदू से ही हमने उठाए हैं सारे आर्टिकल्स, इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी जगहों पर मैंने सर्च किया, उतने अच्छे इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स थे नहीं अपने पास। तो जो इस वीक के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें मिले हैं, 3 नहीं है, मतलब यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, 4 होते तो 4 भी डिस्कस करते अपन, बट 3 ही मिले मुझे। हाउ क्वांटम एआई कैन ट्रांसफॉर्म एलएलएम, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा। एक्चुअल में ना एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, और यूपीएससी इज वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग सच क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही नई है और उस पर रिसर्च चल रहा है, उसके अंदर कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी, उन सबको समअप करके ये बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है जो कि बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफाइन करता है किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। दूसरा हमारा जो आर्टिकल है वो है एक अपने बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड है। हम लोग बहुत बार अपने रेडियो स्टेशंस पर या फिर कार में ट्रैवल करते टाइम या फिर अपने रेडियो फोन्स पर, जो पुराने जमाने में बैटरी लगती थी जिसमें उसमें एंटीना ऐसे बड़ा सा खींच के एएम एफएम वो सारी चीजें सुनते थे। तो आखिरकार ये सारे के सारे सिग्नल मॉड्यूलेशंस के जो अलग अलग तरीके हैं, फेस मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ये सारे के सारे एक्चुअल में क्या हैं, हम इनको समझेंगे एक बार कि क्या करते हैं एक्चुअल में, बड़े ही बेसिक लेमन लैंग्वेज में। और फिर लास्ट में मॉडर्न टेलीस्कोप के बारे में कुछ एक छोटा सा आर्टिकल आया है, उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दे आर वेल डिफाइंड। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स के साथ में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम, या फिर इस आर्टिकल को पढ़ते ही हैं कि हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग कैन मेक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इवन बेटर। अभी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी बेटर कई सारे तुलना में। मतलब मैं हमेशा से, अब तो मतलब ऐसे बहुत सारा चीज होता है ना, मेरे लिए भी अभी भी इनफैक्ट ऐसा होता है कि मेरे बचपन के डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है ना, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये मुझे पता है। बट अगेन मुझे ये समझना था कि यार देखो, एक तो प्लाज्मा है जिसमें आयंस होते हैं, बट व्हाट अबाउट द फायर, है ना, जो लपटें निकलती है ना पीले रंग की, कैंडल जलाते हो तो येलो कलर की जो फ्लेम निकलती है, वो फ्लेम का मैटर क्या है, वो कैसे बनता है, क्या बनाता है, क्या होता है उसके अंदर, क्या वो दूसरा स्टेट है। ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए भाई साहब मेरे लिए सबसे सीधा तरीका है चैट जीपीटी। वॉइस नोट स्टार्ट करो, उससे पूछो कि भैया मुझे ना एक कैंडल जलाना है, और कैंडल जलाने के बाद ये जो येलो फ्लेम है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा किसको कहेंगे अगर ये प्लाज्मा नहीं है तो। बड़ा बकायदा से उसने पूरा एक्सप्लेन किया। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, आप अभी से ही बहुत सारे एलएलएम्स, अब एलएलएम्स क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इनका मतलब क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? तो जितने भी अभी आप लोग बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर जो बड़ी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मान लो चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनाई, इन सबको आप लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोल सकते हो। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या है कि लार्ज लैंग्वेज मतलब कि इनको हम लोग एक पर्टिकुलर मॉडल पर ट्रेन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इनको बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस सिखाई हैं। लैंग्वेजेस का मतलब ये नहीं है कि हमने इनको इंडियन लैंग्वेज सिखाई है, चाइनीज लैंग्वेज सिखाई है, मतलब कि हम लोग इनको मैंडरिन बोलना सिखा दे रहे हैं, हम लोग इनको इंग्लिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें लैंग्वेज की बात नहीं है, स्पेनिश फ्रेंच ये लैंग्वेज नहीं है, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अलग अलग इंफॉर्मेशन देके उनको पूरा ऑल 360 राउंड, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट या फिर 360 डेवलपमेंट को हम उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एंड मेकिंग देम इनेबल टू थिंक अबाउट या फिर टू थिंक लाइक ह्यूमंस। अब ये कैसे हो सकता है, आजकल मैंने आपको ये हालांकि कई बार पहले भी सुना दिया है, बट अगेन आई वुड लाइक टू जस्ट मेंटेन अ थिंग। आप अगर बताओ क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अगर मान लो कि मैं अभी चैट जीपीटी को ओपन करता हूं एंड चैट जीपीटी को ओपन करके मैं उससे एक सिंपल सा मतलब पूछता हूं, सिंपल सा मतलब पूछता हूं कि एक बात बताओ कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं ये एक्चुअल में कैसे ट्रेन होते हैं, तो इसने बड़े लंबे चौड़े भाषा में बात करने की कोशिश की होगी। मैं आपको सुना देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, कनेक्टिंग। हाउ these LLMs are trained.
सोच रही है। Large language models, LLs like me, work by processing huge amounts of text data to learn language patterns, structures, and meanings. They are based on neural networks, specifically transformer models, which use layers of interconnected nodes to predict and generate text. Essentially, they don't understand language. अभी तो मैं इनको इंटरप्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि आप इनसे अपनी एग्जैक्ट बात पूछ सकते हो। नाउ दे आर ट्रेंड इन दैट डायरेक्शन, तो अभी ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट स्टिल इस आर्टिकल में उनमें भी कमियां निकालने की कोशिश की गई है और बोला गया है कि हाउ क्वांटम कंप्यूटर्स विल बी इंपैक्टिंग ऑल सच, या फिर हम बोल सकते हैं कि दे आर एलिमिनेटिंग ऑल सच ड्रॉबैक्स ऑफ करंट एलएलएम्स, है ना। तो उन एलएलएम्स को हम अगर समझें तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बात बताई कि देखो एलएलएम्स तो वैसे ही ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनाई है, ऐसे बहुत सारे एलएलएम्स को आप देख सकते हो, बट हाउ दे आर ट्रेन्ड इन अ वे टू थिंक लाइक ह्यूमंस, कैसे कर सकते हैं ये लोग एक्चुअल में। जैसा कि अभी आपने शायद अगर इस वॉइस को थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो इसमें एक वर्ड आया था न्यूरल नेटवर्क का। एक्चुअल में क्या होता है कि हम इन एलएलएम्स को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बेसिस पर ट्रेन करते हैं। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ हाउ दीज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक्चुअल वर्क। इट इज सिंपल सच दैट एक क्वेश्चन है हाउ ह्यूमन थिंक्स या फिर टेक डिसीजंस। जैसे कि मान लो कि मुझे एक बहुत ही सिंपल सा डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या है कि क्या मुझे आज एक एसे लिखना है कि नहीं, है ना। सिंपल क्वेश्चन फॉर अस, वी कैन डेफिनेटली डिसाइड यस और नो। द आंसर विल डेफिनेटली कम इन टू ऑप्शंस, ईदर इट विल बी यस और इट विल बी नो, है ना। आंसर तो यही आएगा। क्वेश्चन क्या था, ऐसे लिखना है क्या, टू, या फिर सिंपल लिखता हूं शुड आई राइट एन ऐसे टुडे। अब एक्चुअल में इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए हम लोग बहुत ही तुरंत इंस्टेंटली पहुंच सकते हैं, बट हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस सच थिंग्स, उसके लिए ना वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स। हम ना हर एक क्वेश्चन को वी एक्चुअली कैलकुलेट बेस्ड अपॉन सब प्रॉस एंड कॉन्स। देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव एटीट्यूड्स, देयर मस्ट बी सम नेगेटिव एटीट्यूड्स, और इन चीजों को वी यूजुअली मार्क देम। हाँ जी, मार्क करते हैं हम लोग, इसी बेसिस पर निर्धारित करते हैं। अब ये सब इंटरनली ब्रेन में इतना स्पीडली हो जाता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है, बट जब ये समझोगे तो आपको लगेगा कि यस जेन्युइन है भाई, ऐसा ही करते होंगे हम लोग। तो हम क्या करते हैं, इनको ना हम लोग वेट्स असाइन करते हैं। क्या करते हैं, वेट्स असाइन करते हैं, और इधर भी वेट्स असाइन करते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स कंसीडर दीज एज पैरामीटर्स, है ना। एक ही पैरामीटर, अब इसमें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। अब यहां पर पैरामीटर्स को हम लोग क्या देंगे, वेट्स डिफाइन करेंगे। तो चलो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार ये पैरामीटर्स क्या हैं, तो अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर पहला पैरामीटर है कि अभी हमारा जो इस कमिंग संडे या फिर नेक्स्ट संडे जो है ना, वो एक ऐसे का टेस्ट है, तो वी हैव टू प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस को वेट करेंगे आउट ऑफ 10, मान लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं होगा कि 10 नंबर हम सबको दे रहे होंगे, बट हाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि प्रैक्टिस हमारे ऐसे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वी रियली फाइंड आउट कि यार अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे ना, तो यार 1250 वर्ड के अगर ऐसे लिखने की बात आ जाएगी तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे यार, नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हैव सच टाइम जहां पर 1-1.5 घंटे बैठ के मैं आराम से ऐसे लिखूं, बट एनी हाउ आई विल असाइन 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, है ना। इंपॉर्टेंट है ये तो मेरे लिए, पैरामीटर में वेट क्या होगा मेरा, बढ़ जाएगा। अगेन आई एम डिफाइनिंग कि अगर मेरा अगले महीने में टेस्ट है और मुझे एक ऐसे टॉपिक पर लिखना है जो कि आज मुझे आता ही नहीं है ना। मुझे आज एक ऐसे टॉपिक पर ऐसे लिखना है जो कि मुझे आता ही नहीं है। तो अगर मैं यहां पर नॉलेज बेस को असाइन करूं कि नॉलेज बेस कितना जरूरी है, तो नॉलेज बेस जितना भी जरूरी होगा यार, वो ही उसी के बेसिस पर तो सारी चीज लिखेंगे। वी डू नॉट हैव रिसर्च ऑन इट, तो हम इसको भी बहुत ही ज्यादा मार्क्स गेन करने के लिए देंगे, है ना। बट ये नॉलेज बेस अगर हमारे पास है
तब तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर नॉलेज बेस नहीं है तो वी विल इंक्लाइंड आवरसेल्व्स टू द नो, है ना, कि हम आज नहीं लिखेंगे यार, कल पढ़ के फिर लिखेंगे, ऐसा भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग का एक आता है टाइम, कि आज टाइम कितना है ना। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं, आज जो है भाई साहब बहुत ही क्रूशियल दिन है, ऑलरेडी मेरा एक एग्जाम है जो कि कल परसों में ही आने वाला है, तो रादर देन आई डू नॉट हैव टाइम टू राइट द एसे टुडे, मेरे पास उतना नहीं, तो मुझे आज का टाइम इस एसे को लिखने के लिए इतना सूटेबल नहीं लग रहा है, इसलिए व्हाट आई वुड गिव, इसके इस पैरामीटर में ऐसे लिखने के टाइम को मैं बहुत ही कम मार्क्स दूंगा, वेटेज कम होगा बहुत, है ना, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट हिस्से को मैं दूसरे जगह कहीं टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आई वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट टाइम इन दिस राइटिंग ऐसे। ऐसे ही हम लोग ना बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिफाइन करेंगे, और ये सारे पैरामीटर्स कुछ एक सेक्शन के पैरामीटर्स यस पर जाएंगे और नो पर भी जाएंगे, ये भी यस पर जाएगा और नो पर भी जाएगा, ये भी यस पर भी जाएगा और नो पर भी जाएगा, यहां से ऐसे भी ये भी यस पर जाएगा और ये नो पर भी जाएगा। सिमिलरली देयर विल बी मल्टीपल केसेस इन ऑल सच थिंग्स विल कम टू अ रिजल्ट कि भाई साहब ऐसे लिखना है कि नहीं लिखना है, एंड डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू डिसाइड और टेक डिसीजन। तो यू कैन थिंक ऑफ, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, एक्चुअली दिस इज हाउ ह्यूमन थिंक्स। इसी चीज को हमें इम्बाइब कराना है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर। व्हाट आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी टाइम, इट इज ANN। क्या है ये ANN? दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब कि जैसे कि हम लोग के ब्रेन में न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट करके ऐसे टफ डिसीजंस को लेते हैं, सोचते हैं, वैसे ही हम लोग, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर में इन न्यूरॉन्स का एक माया जाल बना हुआ है, वैसा ही एक नेटवर्क न्यूरल का हम भी बनाना चाहते हैं, बट इट वुड बी डेफिनेटली आर्टिफिशियल इन नेचर। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैपेसिटर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स, छोटे छोटे से, हम क्या करेंगे, हम ऐसे कई सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। वी वुड ट्रेन दिस कि भाई साहब अगर तुम्हें ऐसे लिखना है ना, तो तुम्हारे पास देखो ये 50 पैरामीटर्स हैं, और तुमको आज के हिसाब से ये पैरामीटर्स पर इसको इतना इतना मार्क्स देना स्टार्ट कर देना है। अब यहां पर पार्ट आता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, वंस वी हैव असाइंड द पैरामीटर, अब ये इन पैरामीटर्स के बेसिस पर अपना डिसीजन लेगा, जो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। बट ऐसा हुआ, मान लो कि एक्चुअल में डिसीजन यस आना चाहिए था, बट डिसीजन क्या हो गया, इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अभी बच्चा था, सीख रहा था, इसने नो दे दिया। व्हाट वी वुड से, हम लोग बोलेंगे भाई साहब अभी तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, तुम ना, हम इसको फीडबैक देंगे कि भाई साहब तुम एक काम करो, तुम फिर से सोचो इसको, और तुमने यहां पर इस डिसीजन को इस तरीके से लेना गलत समझा है, उसको तुम फिर से सोचोगे तो तुम शायद सही ले पाओगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विल रीअसाइन द वेट्स, और फिर उसके बाद शायद वो सही आंसर दे दे आपको। दिस इज अ सिंपल लॉजिकल अंडरस्टैंड ऑफ हाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क, या फिर कैसे हमारा LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वर्क करता है। अब यहां पर ना ये छुटके मुटके पैरामीटर्स उसको नहीं दिए जाते हैं। एक्चुअल में हम अगर देखें तो ओवरऑल इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम किसी भी एक LLM को ट्रेन करने के लिए भाई साहब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर डिफाइन करने के साथ साथ हम उनको उन सभी चीजों के लिए ट्रेन भी करते हैं। हम करते हैं क्या है, उनको बहुत सारा डेटा फीड कर देते हैं, और उन डेटा के बेसिस पर वो काफी सारे पैरामीटर्स खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं और उनके वेट्स भी असाइन कर सकते हैं। दिस इज हाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विल वर्क, विल थिंक। और धीरे धीरे ही सही, बट ग्रेजुअली जब हम उसको बार बार बैक चेन मेथड से उसको बार बार करेक्ट करते जाएंगे, तो अ टाइम विल अराइव जहां पर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काफी सही डिसीजंस लेने लगेगा। तो इस प्रकार से जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, वैसे ही काफी हद तक ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी काम करने लगेगा। अभी तक सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि सब कुछ तो विन विन सिचुएशन में है यार, तो प्रॉब्लम क्या है, तो अच्छा काम कर ही रहा है। जस्ट आउट ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, और यहां पर जैसे हम लोग ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा बच्चा, एक ये चिप होगा, है ना, जैसे कि मदरबोर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने फोन में, लैपटॉप्स में चिप्स देखते हैं ना, चिप्स बोले तो खाने वाले चिप्स नहीं यार,
ये जो मेमोरी चिप होती, मेमोरी चिप भी नहीं है यार, मेमोरी चिप तो उसमें स्टोरेज फैसिलिटी दिखाएगा। दिस प्रोसेसिंग यूनिट है ना, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। इट विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो अब इस चिप को अगर हम लोगों ने एक्चुअल न्यूरॉन्स में बदल दिया, तो मैं यूं बोल रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आर्टिफिशियल चिप्स, हमने एक और आविष्कार किया है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनॉइड्स। ये हमेशा याद रखना है ना, हम क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गेनॉइड्स। ये आर्टिकल में तो नहीं दिया है, जस्ट इससे कनेक्टिंग था तो मुझे लगा आपको एक बार बता देना चाहिए। ऑर्गेनॉइड्स एक्चुअल में क्या है, उन्होंने क्या किया ना कि हमारे न्यूरॉन्स को यूज करते हुए एक ना लंप ऑफ टिश्यू बनाया है। लंप ऑफ टिश्यू, जैसे हमारा ब्रेन तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड ब्रेन होता है ना, वैसा ब्रेन नहीं है। आप समझो कि हमारे टिश्यूज का एक थक्का या फिर एक छोटा सा टुकड़ा है ना, आउट ऑफ शेप, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, समझ लो बस कैसे भी करके उसको इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना दिया गया। उस ऑब्जेक्ट में कई सारे इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करके हम लोग सेम यही इनपुट्स देने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उन पैरामीटर्स को, जैसे हम चिप को समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब हम उन ऑर्गेनॉइड्स मतलब कि लंप ऑफ टिश्यूज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग आउटपुट आउट ऑफ इट। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने इलॉन मस्क का न्यूरालिंक सुना होगा, है ना। इस न्यूरालिंक में क्या होता था, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर यहां पर एक छोटा सा 5 के सिक्के के बराबर एक चिप लगता है, और उसके भी कई सारे हजारों इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हमारे थैलेमस वाले पार्ट तक जाते हैं, है ना। और हम लोग उसके बेसिस पर हम लोग सारे डिसीजंस जैसे भी लेते हैं वो कनेक्ट होता है, और उन सिग्नल्स को वो रीच आउट करता है, वो पकड़ता है। तो वहां पर भी एक सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेटेड बाई न्यूरल नेटवर्क या फिर न्यूरॉन्स। तो हमने वही काम किया है, हमने बस क्या किया है कि उन न्यूरॉन्स को हमने लैब में ग्रो कर दिया है, और लैब में हमने ऑर्गेनॉइड्स बना दिया उनका, और उन ऑर्गेनॉइड्स के अंदर भी हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया है, और उसको ट्रेन करके पूछना है कि भाई साहब तुम डिसीजन लेने के काबिल हो क्या, जैसे हमारा दिमाग डिसीजन ले सकता है। तो हमने ये पाया है फिलहाल अभी तक तो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, मतलब कि ऑर्गेनॉइड्स के पास भी अगर हम उसको भी ट्रेन कर रहे हैं तो वहां पर न्यूरॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इनफैक्ट हम यूं बोल रहे हैं कि विथ कंपेयर टू दीज चिप्स यहां पर ज्यादा एडवांसमेंट है ना। ऑर्गेनॉइड्स को कम पैरामीटर्स चाहिए टू डिसाइड एनीथिंग, या फिर हम इसको ट्रेन जल्दी कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड। अभी हमें भी पता नहीं है यार कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, बट हाँ, यू शुड नो दीज थिंग्स दैट दीज आर ऑलरेडी हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। अब इतना अगर हम लोगों ने समझ लिया, तो नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ एलएलएम्स एक्चुअली वर्क। लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है भाई साहब इसमें। लेट्स टॉक अबाउट इट। इश्यूज विद एलएलएम्स। देखो बेसिकली इस आर्टिकल में 3 मेजर इश्यूज की बात की गई। सबसे पहला इशू जो है वो काफी ह्यूमंगस है, और वो काफी कंसर्निंग है अगर हम लोग इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो। इनका सिंपल सा कहना है यार कि देखो ये एलएलएम्स जो हम बात कर रहे हैं, एक एलएलएम अप्रोक्सीमेटली किसी भी एक नॉर्मल से छोटे से एलएलएम की बात कर लोगे तो इट इज टेकिंग अराउंड 175 बिलियन पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पर उसको हम ट्रेन करते हैं। तो ये जो 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन करने की बात है ना, it requires lots and lots of energy to operate that छोटा सा चिप। वो छोटा नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ा है। तो जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का मेजर अगर आप सेंटर देखोगे ना, जहां से ये पूरा चैट जीपीटी को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, बहुत बड़ा है वो। तो उस बड़े यूनिट को रन करने के लिए उसको 175 बिलियन पैरामीटर से ट्रेन करने के लिए उसको क्या चाहिए भाई साहब, 1287 MWH मेगावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली बात है थर्मल पावर प्लांट से आती है, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से बनती है। अब इसका ये मतलब है कि इट इज कंज्यूमिंग अप्रोक्सीमेटली दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अगर एक अमेरिकन परिवार अगर अकेले इस्तेमाल करना चाहे, तो एक घर अगर 120 साल तक पूरा फुल फ्लेजेड बिजली इस्तेमाल करेगा, तब जाके वो इतना बिजली इस्तेमाल कर पाएगा। और ये भाई साहब ऐसे ही कर ले रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि इट इज एमिटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कार्बन, बहुत ही ज्यादा कार्बन एमिशन यहां पर हो रहा है। और इसीलिए आप लोगों ने शायद थंबनेल पर भी इस चीज को देखा होगा कि वाई चैट जीपीटी इज एमिटिंग कार्बन। वो रीजन यही है क्योंकि टू ट्रेन इट विथ सच अ ह्यूमंगस पैरामीटर्स, हम इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी किसी न किसी कार्बन को जला के ही प्रोड्यूस हो रही है। तो अगेन वी आर लैकिंग द इन्वायरमेंटल थिंग, या फिर हम लोग अपने इन्वायरमेंटल कंसर्न को छोड़ के इन एलएलएम्स को डेवलप कर रहे हैं, जो कि नहीं सही है इस आर्टिकल के हिसाब से।
दूसरा है प्री ट्रेन्ड नेचर। प्री ट्रेन्ड नेचर का मतलब ये है कि आउट ऑफ दीज 175 बिलियन पैरामीटर्स हमने इसको ट्रेन कर दिया भाई साहब, हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब मार्केट में लॉन्च करने के बाद अगर कोई भी नई चीज आती है तो इट विल नॉट वर्क ऑन दैट। हम उसको कोई करंट अफेयर की बात नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड यार। जितने डेटा के साथ इसको ट्रेन कर दिया गया है उसका इंफॉर्मेशन उतना ही लिमिटेड है और वो उसी इंफॉर्मेशन के साथ हमें आउटपुट देता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉन स्टेशनरी डेटा, मतलब कि जो स्टेशनरी डेटा इसके पास ऑलरेडी है इट विल वर्क इन दैट स्फीयर ओनली, लेकिन अगर कोई नॉन स्टेशनरी डेटा आ जाए तो इट विल नॉट वर्क। जो इसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसको हम लोग जनरेट नहीं करवा सकते इससे। और इसी से रिलेटेड एक तीसरा प्रॉब्लम और आता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्टिक्स करेक्टली। सिंटैक्टिक्स करेक्टली का मतलब यह है, मैं आपको समझाता हूं। बहुत बार आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी के अंदर भी आपको बहुत बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिखते होंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जैसे कि जिस बात पे इसको ट्रेन ही नहीं किया गया। मान लो कि आप महेश की बात कर रहे हो और इस चैट जीपीटी को आज तक कभी बताया ही नहीं गया कि भाई साहब महेश जो है वो एक लड़के का नाम है। इसको पता ही नहीं है कि जेंडर क्या है महेश का, तो ये ही और शी में कंफ्यूज रहेगा, हमेशा नहीं बता पाएगा। और कहीं पर भी ही का यूज कर ले, कहीं पर भी शी का यूज कर लेगा। एंड सिमिलर फॉर्म में हम लोग जब भी इसको चैट जीपीटी या फिर किसी भी एलएलएम को ट्रेन करते हैं तो हम उसको ग्रामर नहीं सिखाते हैं। हम लोग ना उसको सेट ऑफ डेटा दे देते हैं कि ये लो भाई साहब तुम्हारे पास हमने आज तुमको 20,000 किताबें दे दी, अब तुम 20,000 किताबों का डेटा अपने लिए रखो, इनके लाइंस को पढ़ो और प्रेडिक्ट कर लेना कि जब भी ऐसा सेंटेंस बनेगा तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। इसको ग्रामर नहीं पता है। तो ग्रामर नहीं पता है ना, तो इसीलिए सिंटैक्टिक्स एरर जो होते हैं वो बेसिकली सिंटैक्स से रिलेटेड है और ये सिंटैक्स जो है ये बेसिकली आपके ग्रामर से रिलेटेड है। तो एक एक ना बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टेक्नोलॉजी में कि इसको ग्रामर ही सही से नहीं आता है यार। और एक चीज मैं प्री ट्रेन्ड नेचर के बारे में और बताता हूं आपको। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप अगर सर्च करोगे जो कि डेटा इसके पास है ही नहीं, इट विल फॉल्सीफाई। ये क्या करता है ना, अपने आप को एम्फेसाइज करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन दे देता है और मेजरली ये तब होता है जब इसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एलएलएम से पूछने जाओगे ना कि यार तुम बताओ एक बात यार कि ये आखिर पेंगुइन्स डिजर्ट से कैसे माइग्रेट करते होंगे, तो वो ना कुछ भी अंड बंड इधर उधर लेके आपको रास्ता बता देगा कि हाँ इस पाथ से करते होंगे। उनको उसको ये नहीं समझ में आएगा कि यार पेंगुइन्स डिजर्ट में कहां से आ गए, उसका ये दिमाग चलेगा ही नहीं चलेगा। तो फिर यहां पर ना प्री ट्रेन्ड नेचर का होने का दिक्कत है। और इस पूरे टर्म को एक मतलब इस पूरे प्रॉब्लम को ना एक टर्म से डिनोट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, हम लोग भी हेलुसिनेट करते हैं, है ना। हेलुसिनेट करने का मतलब क्या है कि जो चीज नहीं है उसके होने का प्रिटेंड करना। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है वो जबरदस्ती उसको दिखाता है। जैसे कि मान लो इससे आपने एक फिक्शियस कैरेक्टर की बात बोली, आपने इसको बोला कि यार एक ना ऑस्कर लियोनार्डो करके एक पर्सन है भाई साहब, जबरदस्त मूवीज बनाता है, इसके मूवीज का बेसिक थीम क्या है तुम बता सकते हो। अब इसको पता ही नहीं कि भाई साहब ये ऑस्कर लियोनार्डो है कौन, एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, बट ये ना बना देगा अरे इनकी पिक्चर है तो भाई साहब माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बताऊं मैं इनके कैरेक्टर में, ये फिक्सियस कैरेक्टर, ये अपने मन से बता देगा भाई। क्यों? क्योंकि इसको ना ऐसा साउंड कराना है अपने आप को कि भैया मुझे तो सब आता है। वो एक प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो एक बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि अभी अभी अगर मैं आपको बोलता हूं, चलो यहीं से पूछ लेता हूं, सिंपल सा पूछता हूं, आपके सामने ये चैट जीपीटी ही है, इस पर टाइप करता हूं, मान लो कि एक आपने गाना सुना होगा खोलो खोलो दरवाजे, है ना। तो मैं इससे पूछता हूं कि खोलो खोलो दरवाजे लिरिक्स। आप सबने सुना है ना आमिर खान का इतना बढ़िया सा दरवाजा है, मतलब दरवाजा बोल रहे इतना बढ़िया सॉन्ग है। अब देखो, अब इसने इसने ना क्या किया है, इसने एक्चुअल में लिरिक्स दे दी है, लेकिन वो लिरिक्स भाई साहब किसी काम की नहीं है, वो इस गाने की लिरिक्स नहीं है और अभी भी वो लिरिक्स लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है ना। अब इसका लिरिक्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि खोलो खोलो दरवाजे भटकने दो परिंदे, खोलो खोलो दरवाजे भटकने दो परिंदे आ ये समझ रहे हो, ये इसका लिरिक्स है। खुली है राहें, खुली हैं राहें, आ खुले हैं राहें, तराश लो तराश लो तराश लो अपने अपने पैरों के निशान, है ना। कुछ भी, मतलब इसको आंसर देना, ये भी तो बोल सकता है ना भैया मुझे नहीं आता है, सिंपल। बट इट इज नॉट एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि इसको इस हिसाब से ट्रेन किया गया है कि यू मस्ट हैव ईच एंड एवरी आंसर।
और इसी चीज के हम लोग क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं, है ना। आप भी कभी इसको सर्च करके देख लेना, आपको कुछ और बताएगा, है ना, हर बार ये नया गाना बना देगा आपके लिए। तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स और इश्यूज विथ एलएलएम्स एग्जिस्ट। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इनके अलावा सॉल्यूशन क्या है भाई साहब। फिर यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कदम आगे बढ़ाता है भाई साहब अपना, क्या अपना कदम बढ़ाता है क्वांटम कंप्यूटर। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, ये ऐसी कई सारी समस्याओं का निदान लेके आता है भाई। क्या निदान है इसके पास, क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये बेसिकली ये बोलता है कि देखो भैया, मेरे पास कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे मैं काम करता हूं, जो कि ना ऐसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंटैंगलमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम इंटैंगलमेंट, है ना। इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, क्वांटम इंटैंगलमेंट एंड क्वांटम सुपरपोजिशन। दिस इज हाउ अ क्वांटम कंप्यूटर विल वर्क। इन दोनों चीजों के बारे में अगर आपको बेसिक सा मतलब एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो इंटैंगलमेंट का मतलब ये होता है कि भाई साहब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इस तरीके से जुड़े हैं कि हम उसको कितना भी डिस्टेंट अपार्ट कर दें, कितना भी दूर कर दें, उनके अंदर के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर मैं यूं बोलता हूं कि एक का मतलब है स्विच ऑन और दूसरे का मतलब है स्विच ऑफ, और वाइसे वर्सा, एक का मतलब है स्विच ऑफ, दूसरे का मतलब है स्विच ऑन, या फिर ये स्विच ऑन ये स्विच ऑफ, कुछ भी हो सकता है। तो द मोमेंट दिस स्विच इज कंसीडर्ड एज ऑफ, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इनके बीच में कितनी दूरी है इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, द पेयर ऑफ दीज टू क्वांटम पार्टिकल्स आर इंटैंगल्ड। इंटैंगल्ड का मतलब क्या है कि दे आर कनेक्टेड इन सच ए वे कि अगर इनके बीच में हम इनफिनाइट डिस्टेंस को भी डाल दें तो भी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही दिखेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसके लिए, है ना। वो फेमस एग्जांपल आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, बट एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मान लो कि ना आप अपने एक, कैसे बता दूं, आप क्वांटम इंटैंगलमेंट का बहुत सिंपल सा बताता हूं। जैसे देखो, दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बोलता है कि यार मेरे पास ना दो आइडेंटिकल डब्बे हैं, ठीक है? मुझे पता नहीं है, बस इतना मुझे पता है कि दोनों आइडेंटिकल डब्बे में से एक में आपको हरी बॉल निकलेगी और दूसरे में आपको लाल बॉल निकलेगी, और मुझे नहीं पता कि इन दोनों डब्बों के अंदर में क्या, कौन सी बॉल किस में रखी है, ये नहीं पता है। ये तभी पता चलेगा जब हम डब्बे खोलेंगे। लेकिन इतना पता है कि दोनों में से किसी एक में लाल बॉल है और दूसरे में हरी बॉल है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, हो सकता है यार आइडेंटिकल पैकेजिंग हो सकती है, मार्क लगाना भूल गया हो, है ना, मार्क इधर है, तेजा मेरा है, नहीं ये वाला नहीं है, तो वो वाला सिचुएशन नहीं है ना। मार्क किधर है और तेजा कौन है ये अलग मुद्दा है, लेकिन मार्क लगा ही नहीं है तो दो आइडेंटिकल चीजों को पहचानने में तो मुश्किल होगी। तो उन्होंने ये समझा, दो दोस्तों ने बोला कि यार ठीक है यार, घर जाके अपने देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को हरी बॉल मिलेगी तो भी क्रिकेट खेल लेंगे। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, अपने को लाल बॉल मिलेगी तो भी हम क्रिकेट खेल लेंगे। दोनों वो आइडेंटिकल डिब्बे लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। अब सोचो कि ये एक दोस्त अगर इंडिया में रहे और दूसरा दोस्त इसी सेम डब्बे को लेके चला जाए यूएसए, वहां क्रिकेट खेलेगा भाई वो। द मोमेंट ही ओपन्स हिज बॉक्स और सी कि भाई अरे यार ये तो लाल डब्बा है, लाल गेंद है इसके अंदर, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि भाई साहब उस दोस्त के पास, उसके दोस्त के पास कौन सी बॉल है, हरी बॉल है। क्यों? क्योंकि द बोथ पार्टिकल्स आर बीइंग इंटैंगल्ड। तो ऐसे इंटैंगल्ड के प्रिंसिपल पर सेम गोज विद द अदर फ्रेंड एज वेल। अगर वो इंडिया में रह के डब्बा खोलेगा और देखेगा अरे मेरे पास तो लाल बॉल है यार, तो वो समझ जाएगा वो उसके दोस्त के पास हरी बॉल पहुंच गई है। तो अगर उसके पास हरी बॉल निकलती तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता। तो ये जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है ये इंस्टेंट हो जा रहा है। ये इंस्टेंट जब हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम इंटैंगलमेंट। तो इसी तरीके से जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो भी आपस में क्वांटम इंटैंगल्ड होते हैं। इससे मैसेज को भेजना और पढ़ना बहुत ज्यादा स्पीडी हो जाता है ना। अब डिस्टेंस का दिक्कत ही नहीं है यार। अगर दो क्वांटम पार्टिकल्स हैं और इनको दो अलग अलग रास्तों पे आपने भेज दिया, द मोमेंट यू विल चेंज द इंफॉर्मेशन हियर, द इंफॉर्मेशन हियर ऑलरेडी चेंजेस, है ना। ये बात तो होगी अच्छी से। तो अब हम इसको चेंज करके इसको ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट चेंज हो रहा होगा। तो हमें इसी को बस भजाना है, मतलब इसी को बस प्रैक्टिकल यूसेज में लेके आना है। वी नो द प्रिंसिपल। देखो क्वांटम कंप्यूटर्स एक्चुअल में बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल नेचर पे है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स अभी ऐसा फुल्ली फंक्शनल आज तक कोई बनाया नहीं गया है। इसके थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स पर बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स बने हैं, है ना, गूगल ने बनाया है और भी बहुत सारी कंपनीज ने बनाया है, लेकिन अभी वो फुली फंक्शनल नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। और दूसरा जो है वो है क्वांटम सुपरपोजिशन।
क्वांटम सुपरपोजिशन इज सिमिलरली लाइक दिस कॉइन, है ना, ये कॉइन के जैसा है। अगर मैं इसको हवा में यूं उछालता हूं, द मोमेंट इट वॉज इन द एयर, आप बता नहीं सकते थे कि ये हेड है या टेल है ना, कुछ भी हो सकता है। ये देखो क्या है, हवा में अगर ये नाच रहा है तो हमें नहीं पता भाई क्या है, ये हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, मतलब कि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ मूवमेंट इट कंटेन्स बोथ हेड एंड टेल। ये तो पता तब चलेगा जब रिजल्ट आएगा, है ना, जब देखेंगे कि क्या है, ओ हेड आया भाई। तो ये बात समझ में, सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि जब दो पार्टिकल्स या फिर सॉरी कोई भी एक पार्टिकल जब दो स्टेट को कॉन्टिन्यूसली रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना, साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी भी दो वैल्यूज को, तो यहां पर फायदा क्या होगा। अगर हम लोग अपने नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आप सबको पता है कि हमारा बेसिक कंप्यूटर्स जो है ना वो 0 और 1 पर ऑपरेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट्स, है ना, यही तो बोलते हैं बाइनरी बिट्स। बाइनरी बिट्स ये किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। 0 और 1 का क्या मतलब है कि मान लो कि अगर हमारे पास एक गेट है ना, ये एक गेट है हमारे पास, ये दरवाजा, इसको तोड़ने के लिए दया की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें अगर कोई भी मान लो एक चीज घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इधर पार हो गया, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये 1 है, मान लो लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यही चीज इसी दरवाजे के साथ साथ अगर हम लोगों ने कोई चीज पास कराने की कोशिश की थी और ये पास नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, 0 है। दिस इज हाउ आर कैपेसिटर एक्चुअली वर्क्स। तो जो रियल कैपेसिटर हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। किसी चीज को, सॉरी कैपेसिटर बोल रहा हूं, ट्रांजिस्टर, तो सॉरी ट्रांजिस्टर है ये। तो जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, अरे वो इलेक्ट्रॉनिक अरे रेडियो गाना सुनने वाला ट्रांजिस्टर नहीं भाई, दे आर वेरी वेरी टाइनी इक्विपमेंट्स, ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं इनको, है ना, बीटेक विटेक वाले जो होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। तो ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, इट इट एक्ट्स लाइक अ गेट, कि उसको कौन सी सिग्नल भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी है। अब ये 1 और 0 के बेसिस पर ना कुछ भी डिफाइन हो जाता है। इनफैक्ट जो आप मुझे इस प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे हो, ये भी डेटा आपके मोबाइल फोन या फिर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर 0 और 1 के फॉर्म में ही गया होगा। एवरी कलर कोड ऑफ ईच पिक्सल्स डिफाइंड हियर, यहां से लेके पूरा इधर, फिर नीचे, फिर नीचे 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 नीचे, पूरे लाइन में अलग अलग पिक्सल्स के जो जो कलर बार बार इस वीडियो में चेंज हो रहे हैं ना, इन सबका एक करंट डेटा आपके पास जा रहा है 0 और 1 के फॉर्म में। दिस इज हाउ बिट्स एक्चुअली वर्क इन आवर रेगुलर लाइफ। हम बात कर रहे हैं क्वांटम बिट्स की, है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटम बिट्स की या क्यू बिट्स की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, क्यू बिट्स जो होते हैं, क्वांटम बिट्स जो होते हैं, वो एक्चुअल में दो तरीके से काम कर सकते हैं। मतलब कि इनके डबल डबल नेचर हो सकते हैं। मतलब कि ये एक ही टाइम पर 0 और 1 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें इसका, तो ये 4 तरीके से आउटपुट देंगे हमें, या तो दोनों 0 रहेंगे, या तो दोनों 1 रहेंगे, या तो एक 0 1 रहेगा, या तो एक 1 0 रहेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, अब 4 आउटपुट्स मिल रहे हैं किसी भी एक कंडीशन पर, जहां पर यहां पर ये सिर्फ 1 या 0 ले सकता था, यहां पर अब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो हमारे पास ना ऐसे चार चार डिजिट्स हो चुके हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 4 आउटपुट्स की पॉसिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं। तो आउटपुट्स की पॉसिबिलिटीज डिफाइन करना इसके तुलना में यहां पर ज्यादा एफिशिएंट है ना। यहां का जो क्वांटम ट्रांजिस्टर होगा, वो क्वांटम ट्रांजिस्टर इस तरीके से डिफाइन होगा। तो इसीलिए क्यूबिट्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन इन नेचर, क्वांटम सुपरपोजिशन। तो इनकी मदद से अब फायदा क्या हुआ, हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्यूएनएलपीस। क्यूएनएलपीस क्या है, देखो जो हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को पढ़ रहे थे, उन्हीं का क्वांटम वर्जन है क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इनको हम लोग क्यूएनएलपी बोलते हैं। तो क्यूएनएलपी का एक्चुअल में प्रॉफिट क्या हुआ, वो प्रॉफिट ये हुआ सबसे पहले कि इनको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे हम लोग वहां पर 1287 मेगावाट आवर देख रहे थे, वो यहां पर जरूरत नहीं है उतनी चीजों की, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही सिंपल एनर्जी पर ये ड्रिवन है। तो इसीलिए उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन वगैरह वगैरह की जो भी हम बातचीत कर रहे थे वो गया, एक सॉल्यूशन मिल गया हमें। दूसरा क्या है कि इसको इतने सारे पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है टू ट्रेन ऑन एनीथिंग, जैसे कि हम वहां पर 175 बिलियन पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, यहां पर उतने पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली उतनी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली तो भी बना ही नहीं है, बट व्हेनेवर वी विल मेक थ्योरेटिकली इट इज प्रूवन कि भाई साहब ये इतने लेस पैरामीटर पर काम करने वाला है कि उतने पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही इजीली ट्रेन कर जाएगा। और उसके पीछे का रीजन आप देख सकते हो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए यहां पर हमारे पास 2 ही बिट थे, यहां पर हमारे पास 4 बिट आ गए हैं। तो 4 बिट पर डिसीजन लेना ज्यादा आसान है यार, तो इसीलिए ये ज्यादा इफिशियंट होगा, है ना, इट विल बी मोर एफिशिएंट।
तीसरा जो है वो है क्वांटम कोरिलेशन। क्वांटम कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अब यहां पर इसके पास एक एबिलिटी और है। जैसे वहां पर हम लोग देख रहे थे कि सिंटैक्टिकल एरर्स हो सकते हैं, यहां पर इसके पास ये क्षमता है कि इसको ना हम लोग साथ में ग्रामर भी सिखा सकते हैं, साथ में हम लोग सिंटेक्स भी सिखा सकते हैं, मतलब कि हम लोग इसको सेंटेंस फॉर्मेशन भी सिखा सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग इसको सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ साथ ग्रामर भी सिखा सकते हैं, दोनों सिखा सकते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए तो डेटा दे देंगे और इसको अलग से ग्रामर भी सिखा देंगे ताकि ये किसी नए सेंटेंस को बनाने के लिए कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करे। तीसरा तीसरा ये है कि इसके बाद ये हेलुसिनेशन को भी एलिमिनेट कर सकता है। अब हेलुसिनेशन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। हेलुसिनेशन जो है वो बेसिकली उन चीजों पर आता है जहां पर, जैसे हम लोगों ने अभी गाना सुनने की बात की थी, तो गाना जब भी हम लोग सुन रहे थे तो उसमें ये हेलुसिनेशन टाइप का इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिला था, है ना। एट द सेम टाइम जब भी हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे, ये हेलुसिनेशंस यहां पर नहीं दिखे क्योंकि ये ज्यादा डेटा, मतलब इसको हम लोग कम डेटा के साथ एफिशिएंटली ट्रेन करेंगे, तो इसके पास एक काबिलियत ये है कि ये सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं बल्कि नॉन स्टेशनरी डेटा को भी सॉल्व कर सकता है। मतलब कि जो चीज इसको नहीं भी सिखाई गई है वो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन इधर उधर से प्राप्त करके खुद को ट्रेन करने की एबिलिटी रखता है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स या क्यूएनएलपीस की जब भी हम बात करते हैं तो इट विल बी मोर एफिशिएंट वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये क्यूएनएलपी का एक छोटा सा प्रोटोटाइप हम देखें तो जापान के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑलरेडी बनाया, इसको हम लोग क्यूजन एआई मॉडल बोलते हैं। तो क्यूजन एआई मॉडल के अंदर में ऑलरेडी इस चीज को हम लोग देख सकते हैं। तो इन सभी के बेसिस पर हम सम अप कर सकते हैं कि देखो आगे आने वाले टाइम पर जो भी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे हम लोग फार बेटर जा सकते हैं अगर हम लोगों ने क्वांटम लेवल पर एनएलपीस को, मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चीजों को स्टार्ट कर दिया। तो क्यूएनएलपीस इसीलिए हमारे लिए एक पेंडोरा बॉक्स के तरीके से हैं। आप बोल सकते हो कि क्वांटम एआई के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली हम लोग इन एलएलएम्स को रिप्लेस कर सकते हैं क्यूएनएलपीस से। तो ये था पूरा ये आर्टिकल जो कि इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अब बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा जब भी आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, मैं जब बोलता हूं तो क्या आप लोग दोबारा से इसको अभी पढ़ते हो? मतलब एक बार बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कभी आप लोग पढ़ते हो कि यार लगता है कि सर ने तो यार अब समझा ही दिया है, क्या ही दोबारा पढ़ना है इसको। एक बार पढ़ के देखा करो, है ना। इट विल बिकम लॉट इजियर फॉर यू, इट विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। यार अब तो यार ये तो हलवा लग रहा है बिल्कुल, है ना। तो वो चीज आप लोग एक्सपीरियंस जरूर से करना। लेट्स मूव टू अदर आर्टिकल। अदर आर्टिकल जो है हमारा सेकंड आर्टिकल है, वो है व्हाट आर एएम, एफएम एंड सिग्नल मॉड्यूलेशन। देखो इस पूरे आर्टिकल में ना मैं आपको कुछ भी चीज समझा, मतलब लिखूंगा नहीं, लिखूंगा इसलिए नहीं क्योंकि ये आर्टिकल ना सिर्फ समझने का है, बाकी चीजें यहां पर ऑलरेडी दी हुई हैं। यहां पर ना बेसिकली कुछ नहीं है, बस ये बेसिक फंडामेंटल की बात हो रही है। बेसिक फंडामेंटल में मतलब कि ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये आपका फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये आपका डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, ये आपका एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है। ये ही 5 चीजों को इस आर्टिकल में अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, उसको ही हम लोग लेमैन लैंग्वेज में समझ रहे होंगे। क्या क्या समझ रहे होंगे? अब आप यहां पर बस इतनी चीजें लिख सकते हो कि एएम, एएम का मतलब क्या होता है? एएम इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन। यहां पर आप लिख सकते हो एफएम, एफएम क्या है? ये है आपके लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर आपके लिए आता है पीएम जिसको हम लोग बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। फिर आपके लिए एक आता है एनालॉग ट्रांसमिशन। और एक आपके लिए आता है डिजिटल ट्रांसमिशन। ये आपकी बेसिक फंडामेंटल्स को ना स्ट्रॉन्ग करेगा, इसीलिए इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ना अपना एक रेगुलर एग्जांपल लेते हैं, आखिरकार ये सारी चीजें कहां पर देखते हैं हम लोग, कहां पर पढ़ते हैं। तो देखो जैसे कि हम लोग अभी आपके घरों में पुराने जमाने में आपके दादाजी या आपके पिताजी, हो सकता है आपके पिताजी अभी यंग हो, बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी से लैस हो, तो और पुराने जमाने में चले जाना, जहां पर घर में ना एक बड़ा सा रेडियो रखा होता था, है ना। उसका हम लोग नॉब टेढ़ा कर करके उसमें एक सुई चलती थी जो कि आपके उस फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करता था कि ये 93.5 या फिर हम पहुंच चुके हैं 104.6 आकाशवाणी में आपका स्वागत है ना। ऐसी आवाजें आती थी आपको, और उसके लिए कभी कभी घर के अंदर नहीं आता था तो हम उसको छत पर लेके जाते थे और छत पर उसका ये सीधा सा एक एंटीना निकालते थे, उसके बाद भाई साहब और बढ़िया सिग्नल आते थे उसमें।
तो आखिरकार उन सभी सिग्नल्स को हम लोग ट्रैक कैसे करते थे, क्या होता है उसमें? जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो उसमें डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करते कैसे हैं, ये बात हो रही है। तो डेटा ट्रांसमिट करने के ना तरीके हैं, इन 3 तरीकों की हम बात कर सकते हैं। हम लोग एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन करके भी कर सकते हैं, एफएम के साथ भी कर सकते हैं और पीएम के साथ भी कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको ना एक तरीका दिखाता हूं जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम अगर इसमें एक मान लो, देखता हूं कि मेरे पास ये एप्लीकेशन है कि नहीं। बस एक चीज मैं आपको ना तुरंत ये चीज दिखा देता हूं। एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन है, अब अच्छा अगर आप लोग को मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन तब तक और दे दूं जब तक ये ठीक है, तब तक मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जस्ट अ सेकेंड। किसी भी एक वेव की जब भी हम बात करते हैं, ये आप लोगों ने बहुत बेसिक ऑलरेडी कई बार समझ लिया होगा यार। अगर हम एक वेव की बात करते हैं, एक वेव की बात करते हैं, तो बेसिकली ये वेव अगर ये इसका नॉर्मल पोजीशन है ना, ये इसका नॉर्मल पोजीशन है, इससे ये जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होगा, जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इस पूरे एक वेव को वापस से, इसके बाद फिर से ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हुई है। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जितना इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है, उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। और हम लोग ये देखते हैं कि ये एक सेकेंड में, अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करें, घड़ी देखें अपनी और बोले कि यार ये एक सेकेंड में कितनी बार ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 बार अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है एक सेकेंड में, तो वी वुड कॉल दैट अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 5 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब कि पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट सेकेंड कंप्लीट साइकिल्स, कंप्लीट साइकिल पर यूनिट सेकेंड विल बी टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव टू कंप्लीट अ होल सर्कल या फिर होल ऑसिलेशन, कुछ भी बोल सकते हो। और एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये 3 चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर ना, यहां पर अच्छा ये हो गया भाई। अब मैं आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा थ्योरी देता हूं आपके लिए। मैं समझाता हूं कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है। एम्पलीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस। जैसे कि मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मैं एक तरफ से एक बार क्या करूंगा, आपको ना ये लैंप जला के दिखाता हूं मैं। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, एक तरफ तो ये लाइट है ना। ये लाइट क्या है, ओ भाई सीधे रहो। ये लाइट क्या है, इसको जलाऊं एक बार, ये देखो, ये लाइट है ना। ये सूरज जैसा ही चमक रहा है मोर और लेस आपके लिए, अभी के लिए, है ना। अब यहां पर सिमिलरली, अब मैं इसके सामने ये जलाता हूं, ये कितनी रोशनी कर रहा है, जल भी रहा है, ये भी नहीं पता चल रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ये ना धीमा जल रहा है, और भाई साहब ये देखो, इसके सामने जैसे ही ये जलेगा, ये तो बंद, है ना, इसके आगे ही ये तो दिख ही नहीं रहा है। मैं बोलूंगा कि भाई साहब ये वाला जो लाइट है ना, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ना के बराबर है ना। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा कि अगर मुझे कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने की बात करनी होगी, तो व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल प्रिफर इज कि मैं आपके लिए अगर ऐसा कुछ कर दूं, ओ भाई बंद हो जाए यार, हाँ, कि मैं आपके लिए ऐसा बोल दूं कि अगर मैं बहुत तेज जला रहा हूं तो दिस इज वन, जो बड़ा लैंप आया ना वो क्या होगा एम्पलीट्यूड में, वो हाई एम्पलीट्यूड वाला जो होगा वो होगा 1, और जो लो एम्पलीट्यूड का होगा उसको हम लोग बोल देंगे 0। तो एक बार मैं बहुत तेज चीज चलाऊंगा, फिर एक धीमी चीज चलाऊंगा, फिर एक बहुत तेज चलाऊंगा, धीमी चलाऊंगा। तो एक्चुअल में मैं एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस के साथ भी आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूं। तो मुझे अगर एक डेटा भेजना होगा, तो व्हाट आई कैन डू इज, एक बार अगर 1 भेजना है तो मैं ये वाला जला दूंगा, और 0 भेजना है तो मैं ये वाला जला दूंगा। तो मैं कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूं। तो आपके लिए 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके मैं कुछ भी ट्रांसमिट कर सकता हूं। व्हाट दिस विल बी नोन एज, दिस विल बी नोन एज एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन, AM।
डन है। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा है कि यार कितनी कंप्लीट साइकिल ये एक बार में मतलब 1 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। तो नाउ आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस कि मेरे पास ना एक ऐसा लाइट है, जल रहा है ये, यस जल रहा है। ये देखो ये कैसा है अभी, तो सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये धीमा तेज जल रहा है, 1 सेकंड में कितनी बार जल रहा है। और इसके बाद अगर मैं ये वाला बोलूं तो ये थोड़ा धीमे धीमे जल रहा है, रुक रुक के जल रहा है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक तो ये है जिसमें ये बहुत तेज तेज जल रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और एक दूसरा ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी ना धीमी है। तो मैं बोल सकता हूं कि देखो जब भी मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करनी होगी तो मैं एक बार लाइट को बहुत तेजी से जला दूंगा और दूसरे टाइम में धीमे धीमे चलाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मुझे 1 देना होगा तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, और जब भी मुझे 0 देना होगा तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा। तो मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके भी, तेज और धीमा करके भी मैं क्या कर सकता हूं, डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये बात भी समझ में आ गई है ना। तो हम लोगों ने लाइट फ्लैश के माध्यम से दोनों समझ लिया कि व्हाट कैन बी एएम, व्हाट कैन बी एफएम, ये भी समझ में आ गया। अब नाउ द थर्ड थिंग वेयर द कॉम्प्लेक्स पार्ट बिगिंस इज फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है, इसको जरा ध्यान से समझना। सपोज करो कि हमारे पास ना एक ट्रैक है, यहां पर मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। मान लो कि ये हमारे लिए क्या है भाई साहब, एक ना कार ट्रैक है, ठीक है। ये क्या है, एक हमारे लिए कार का ट्रैक है। इस ट्रैक का जो बेस हुआ है, जो यहां से सारी गाड़ियां जो है ना वो यहां से शुरू होती हैं, ठीक। तो हमारे पास ना एक कार है, ये पिंक कलर की सुंदर सी दिखने वाली जो कार है ये ट्रैवल करती है। और हम यूं बोलते हैं कि जब ये एक बार, मान लो ये एक बार ट्रैवल करके वापस आती है और इस पॉइंट पर पहुंचती है, तो वी कैन काउंट कि ओ एक बार हमारा वेव जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इज हाउ आर वन साइकिल डिनोट्स। ये बात भी समझ में आ रही है। इसका एक सर्कुलेशन साइकिल, और यहां पर भी तो एक साइकिल ही है, देखो अपने जगह फिर पहुंच गया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और ये भी तो ये वही कर रहा है कि ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। This is how. अब मैं क्या करता हूं, इसी में ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है ना, इसका नॉर्मल बिहेवियर है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि भाई साहब इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है। इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कि 1 सेकंड में ये 5 चक्कर लगा सकता है ना। तो हम बोलते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। एक एग्जांपल के बेसिस पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। फेज शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि मैं इसके फेज को शिफ्ट कर दूं। फेज को शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि देखो एक टाइम आएगा कि अगर मैं यूं बोल रहा हूं कि मान लो सपोज ये इसका, ये कहां पर इसका कुछ सेंटर, ओहो ये कुछ इसका मान लो सेंटर होगा, ठीक, ये सेंटर है। तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री। ये तो पता ही होगा आप लोग को। मैं बोल रहा हूं कि ना मैं इसका फेस जो है वो 90 डिग्री पीछे कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 90 डिग्री पीछे कर दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी 4 फेज आपको दिख सकते हैं। ये देखो 90 डिग्री ऊपर गया, 90 डिग्री नीचे गया, फिर 90 डिग्री और एक और 90 डिग्री, है ना। ये भी 4 फेज में यहां पे भी डिफाइन हो जा रहा है। तो अगर मैं यूं बोलूं कि मैं इसका फेज क्या कर रहा हूं, इसका फेज में 90 डिग्री पीछे कर दे रहा हूं, मतलब कि जो ये चीज यहां पर पहुंचना चाहिए था, अब ये 90 डिग्री पीछे रहेगा, मतलब यहां पर पहुंचेगा। तो मैं एक नया वेव बना देता हूं। हम क्या कर रहे हैं, इसका फेज चेंज करके कुछ ऐसा कर दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, इसको 90 डिग्री पीछे कर दिया। सेम केस मैं इसको 90 डिग्री आगे भी कर सकता था, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको एक नया वेव से डिनोट किया। उसको मैंने बोला कि यार तू ना अब यहां से शुरू होगा भाई, अब ऐसे जाएगा। तो ये भी तो सही है ना। एक्चुअल में देखा जाए, गड़बड़ बना दिया ऐसे, ये ऐसे होगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये 90 डिग्री आगे भी जा सकता है, 90 डिग्री पीछे भी जा सकता है। दिस विल बी नोन एज फेस चेंज। हमने इसका फेस चेंज कर दिया। सिंपली क्या हुआ
कि कार जो इधर से गुजर रही थी, मान लो कि ठीक 1 बजे गुजरनी थी, मैंने क्या किया, उसको थोड़ा पीछे कर दिया, 90 डिग्री पीछे कर दिया। जब उसको यहां होना चाहिए था तो वो एक्चुअल में यहां था। या फिर मैं इसकी स्पीड तेज करके क्या कर सकता हूं, जब कार को यहां होना चाहिए तो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, है ना, मैं 90 डिग्री उसको आगे पहुंचा दूं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेज शिफ्ट बोलेंगे, फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। और हम लोग को यह पता होना चाहिए कि एएम, एफएम और पीएम, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है वो फेज मॉड्यूलेशन है। फेज मॉड्यूलेशन क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं एक बार। देखो, फेज मॉड्यूलेशन, इसमें ना हम लोग को कई सारी चीजों को खेलने का मौका मिलता है। दिस इज नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट 0 एंड 1, है ना। ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने बैंड का फेज मॉड्यूलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 2 बैंड का फेज मॉड्यूलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई 0 और 1 है हमारे लिए। लेकिन अगर सोचो, इसमें हम लोग इसको 90 डिग्री पीछे जाने के बजाय हम इसको 180 डिग्री पीछे भी ले जा सकते थे या आगे ले जा सकते थे। हम इसको 270 डिग्री भी आगे पीछे ले जा सकते थे। मतलब कि ये सिर्फ 2 बैंड पर नहीं, ये 4 बैंड पर भी, ये 8 बैंड पर भी काम कर सकता है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग 0 एंड 1 एज अ डिजिट, 0 एंड 1 एज अ डिजिट, मैं इसके लिए 0 0 1 1 0 1 और 1 0 ये सारे डेटा को ले सकता हूं, जो ये 4 फेज में डिवाइड होगा। अगर 8 फेज में डिवाइड होना है तो मैं इसके लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर एक होगा आपका 1 0 0, सही चल रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 1 0 1, फिर एक होगा 1 1 0 और एक होगा 1 1 1। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे अलग हैं। मैं इसको 8 बैंड पर भी चला सकता हूं। तो अब मेरे लिए कोई भी डेटा जो होगा ना, उसको पढ़ना और ज्यादा आसान होगा और ज्यादा क्रिस्प होगा, है कि नहीं। मैं इससे ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकता हूं एक ही बार में। तो जो मैं फेज शिफ्ट की बात कर रहा हूं ना, फेज मॉड्यूलेशन की मदद से हम लोग इस डेटा को काफी आसान से पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है यार, देखो जरा, हम लोगों ने मान लो कि एक एक चीज निर्धारित की थी, तेज जलना और धीमा जलना, ठीक है। मान लो कि अगर मैं तेज जला रहा हूं उसको, लेकिन उसके सामने मान लो मैंने अपना हाथ रख दिया। हाथ एक प्रकार का नॉइज है जो कि हमारे इस ब्रह्मांड में, इस एटमॉस्फेयर में हमेशा रहेगा। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में इतना ज्यादा नॉइस आ गया कि उसका एम्पलीट्यूड धीमे हो गया भाई साहब। उससे क्या होगा कि उसको देना तो 1 चाहिए था, लेकिन वो धीमा धीमा पहुंचा तो कंप्यूटर ने उसको रीड 0 कर लिया। यहां पर ना मिस्टेक्स आ जाएंगे, और मिस्टेक्स के आते ही आपका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर एरर्स के चांसेस ज्यादा हैं। सेम गोज विद फ्रीक्वेंसी एज वेल, है ना। फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी ट्रांसमिट होते होते कभी तेज तेज से आई, लेकिन कभी कभी मान लो ब्लिंक करना वो भूल गई, या फिर वो ब्लिंक पहुंचा नहीं, उसको सही तरीके से रीड नहीं हो पाया। तो उस केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी हमें कुछ ना कुछ नॉइस के ज्यादा फंडा दिखते हैं। यहां पर ना वो नॉइस प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है। और यहां पर हम लोग डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कई सारे तरीके अपना सकते हैं, क्या, क्योंकि यहां पर हमारे पास खेलने की तरकीब बहुत बढ़िया से है, ठीक है। तो हमारा ये तो मुद्दा क्लियर हो गया कि हाउ दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हाउ दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड हाउ दिस फेज मॉड्यूलेशन एक्चुअली वर्क्स टू ट्रांसमिट डेटा। दिस इज क्लियर आई थिंक, है ना, 100% क्लियर होगा भाई साहब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनालॉग ट्रांसमिशन, एनालॉग एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन। क्या अंतर है इसमें। याद करो कि इस एग्जाम्पल की शुरुआत में ट्रांसमिशन, इस एग्जाम्पल की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसमें कि आप ना घर के पुराने रेडियो की बात करते हो, है ना, पुराना जमाने का रेडियो, वो एंटीना छत पर लगा के वाला। उसको अगर हम लोग देखें तो हम बोलेंगे कि यार उसके अंदर हम लोग एनालॉग ट्रांसमिशन को देखते थे। एनालॉग ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि हमारे पास ना, हमारा मान लो कि एक बढ़िया बड़ा सा क्या है, बगीचा है। यहाँ पर बढ़िया घास फूस सब जगह उगे हुए हैं, और इसको ना हमें पानी देना होता है ना, पानी देना है बढ़िया से। और यहाँ पर लगा हुआ है आपके लिए घर पे एक नल। नल का मतलब समझते हो ना, ये वाला नलका, है ना, जो भी इसको बुलाते हो यार, पंप नल जो बुलाते हो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बुलाया जाता है। तो ये जो नलका लगा है ना, इससे पानी बहेगा। अब ये नलका के ऊपर हमारे पास एनालॉग में क्या फीचर आएगा कि हम ना उसको ट्विस्ट कर सकते हैं आराम आराम से। बेटा तुम पहले एक एक बूंद गिरो, दो दो बूंद गिरो, तीन तीन बूंद गिरो, फिर तुम थोड़ा सा अच्छा फ्लो बनाओ। तो आराम आराम से जैसे जैसे हम लोग उसका नॉब घुमाते जाएंगे,
ये अपना पानी बहाने का जो स्पीड है वो तेज और धीमा कर सकता है, मतलब कि हम इसे हर क्षण मॉड्यूलेट कर सकते हैं। मतलब कि इट इज यूज्ड इन सच फिनोमेना जहां पर हम लोग को टेम्परेचर वेरिएशंस देखना है ना, टेम्परेचर वेरिएशंस देखने हैं हम लोग को, वॉल्यूम वेरिएशंस देखना है हम लोग को, हम बोल सकते हैं प्रेशर वेरिएशन देखना है। ये सब कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर हम लोग टेम्परेचर अगर देख रहे, मान लो कोई एक ना हीटेड ऑब्जेक्ट है, हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये 80 डिग्री पर है ना, 80 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान गर्म होते जा रहा है। इसको एकदम से 20 डिग्री पर नहीं लेके आ सकते हैं यार। ये 80 से पहले 79 होगा, फिर 78 होगा, 76 होगा, ऐसे करते 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 फिर 20 तक पहुंचेगा, है ना। हाउ दिस इज वर्किंग इन अ सिमिलर वे। हम लोग फैन, जो हमारे सीलिंग फैंस होती हैं, उनकी स्पीड जब धीमी करते हैं तो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक ये गनगन गनगन नाच रहा है फिर एकदम से धीमे धीमे नाचने लगा, नहीं होता ना। पहले तेज तेज नाच रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा धीमे होता है, फिर एकदम से धीमे होता है। तो these switches, these analog transmissions work in a similar way, जहां पर हम लोग के पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको आराम आराम से चेंज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है ना कि हमारा जो वॉल्यूम है, मान लो, है ना, वॉल्यूम को हम एकदम से तेज धीमा नहीं करते हैं। हम लोग या तो बहुत बढ़ाते हैं या तो धीमे 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 कम करते हैं, नॉब से काम करते हैं। जो पुराने जमाने वाला रेडियो था उसकी बात चल रही है अभी, जिसमें हम लोग नॉब से वो उसका एंटीना आगे बढ़ाते थे, पीछे बढ़ाते थे, एंटीना निकालते थे, उन सब की बात हो रही है जहां पर एनालॉग ट्रांसमिशन एक्चुअल में वर्क करता था उस टाइम पर। तो एनालॉग ट्रांसमिशन जब भी होता है तो हमारे पास फुल फ्लेजेड स्पेक्ट्रम ऑफ वेरिएशंस होते हैं, जहां पर हम थोड़ी थोड़ी चीजों को आराम आराम से चेंज कर सकते हैं। ये किस लिए बनाया जाता है? जिससे कि हमारा जो ट्रांसमिशन है ना, उसमें अगर थोड़े बहुत वेरिएशंस हो भी तो भी वो एडजस्ट करके जो आउटपुट है वो बड़ा ही स्मूथ आए, है ना। यहां पर पानी इस खेत में आना है, इस खेत नहीं है यार, ये तो हमारा पार्क था ना, तो इस पार्क में पानी आना चाहिए, है ना। अब ये धीमे आ रहा है, तेज आ रहा है, लेकिन पानी तो आ रहा है ना। सेम टू सेम गोज विद द सिग्नल एज वेल, कि यार उसमें गाना तो सुनाई दे रहा है ना। अभी धीमे आ रहा है, तेज आ रहा है, थोड़ा सा चलेगा, लेकिन गाने आते रहना चाहिए भाई। तो इसीलिए हम लोग एनालॉग ट्रांसमिशन जैसे सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते थे। बट लेटर वी केम टू रियलाइज कि यार इसमें ना दिक्कत है यार, दिक्कत है। एक्चुअल में जब भी हम लोग नॉइज की बात करेंगे तो ना, नॉइज पर्टिकुलरली ये नहीं बता पा रहा है कि हम लोगों ने कितना मॉड्यूलेट किया है उसको, थोड़ा सा या 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, वो उतना वेरिएशन या छोटे वेरिएशन को तो ये पढ़ भी नहीं पाता था। तो उसकी वजह से जो डेटा हम लोग को मिल रहा था उसमें ना ड्रॉप आने लगा। आप लोग को पता होगा, इसीलिए तो घर के अंदर जो है वो रेडियो सिग्नल पकड़ता नहीं, तो उसका एंटीना ऊपर चढ़ाना पड़ता तब जाके वो पकड़ता था, है ना। वो इसीलिए है। यहां के बदले हम लोगों ने लिया डिजिटल। डिजिटल अगर इस नल वाले एग्जाम्पल में आप देखो तो इसके पास 2 कंडीशन है। इट इज लाइक कि भाई साहब इस पे एक थंब रख लो, है ना, थंब से नल को दबा दो, जैसे ही थंब से नल को दबाया पानी आना बंद, और जब थंब हटाया तो पानी आना चालू। इसका बीच का कोई सिस्टम नहीं है भाई साहब। या तो थंब लगाओगे पानी बंद होगा, या तो हटाओगे तो पानी चालू होगा, मतलब कि इट विल बी एग्जैक्टली सम 0 और 1। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो कई सारी चीजें आजकल के टाइम पर हमारे पास स्मार्ट वेरिएशंस में बनती जा रही थी। हमारे टीवी स्मार्ट हो चुके हैं, सब वाईफाई से कनेक्टेड है, वाईफाई ऑलरेडी डिजिटल ट्रांसमिशन पर काम करता है। तो सारी चीजों को एक्यूरेटली ट्रांसमिट करने के लिए, अब देखो हमारे पास जब टीवी हम लोग देते हैं तो टीवी ब्रॉडकास्ट में वेरियस चैनल्स होते हैं। इन वेरियस चैनल्स पर पिक्चर की क्वालिटी अब एचडी भी आने लगी है। तो एचडी क्वालिटी के पिक्चर्स के लिए हम लोग इन वेरिएशंस पर इस्तेमाल में नहीं आ सकते हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन हुआ यार, पिक्चर ही तो टेढ़ी हो गई और क्या हुआ, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वी नीड द एग्जैक्ट डेटा जो कि आया है। अब भाई नल खुला या बंद हुआ है ये तो हम प्रत्यक्ष रूप से बता सकते हैं ना। तो इसीलिए डिजिटल डेटास आर मोर सिक्योर्ड, एट द सेम टाइम नॉइस का इन पे कोई असर नहीं करता है, मतलब कि जो भी हम डिस्टॉर्शंस रास्ते में देखेंगे उसका असर नहीं पड़ेगा इस पे। डेटा प्योर फॉर्म तक पहुंचेगा आपके घर तक, और ज्यादा एफिशिएंट होगा ये। इन्हीं सब की वजह से वी आर यूजिंग डिजिटल ट्रांसमिशन। अब इवन आप जो रेडियो कार में चलते हुए सुनते हो, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम डिजिटल ट्रांसमिशन एज वेल। क्यों? क्योंकि पहले आकाशवाणी में कहीं पर भी अपने पुराने रेडियो में देख पाते थे आर्टिस्ट कौन है, किसने इसको गाया है। लेकिन अगर आज मैं अपने कार में जब रेडियो चलाता हूं ना, तो उसमें लिख के आता है, यहां पर जो भी गाना होगा यार उसका नाम लिख के आता है, आर्टिस्ट का नाम लिख के आता है। वो कैसे आ सकता है यार? एक एनालॉग ट्रांसमिशन कभी भी वो डेटा ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए भाई साहब क्या चाहिए? डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम डिजिटल ट्रांसमिशन। और इसीलिए तो आज के डेट में भाई साहब हर मोबाइल फोन पर आप क्या एफएम चला सकते हो। एफएम इज नॉट दैट एफएम, है ना। एफएम इन जनरल, अरे आपका
ये मिर्ची मुर्गा और जो जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रन करती है ना, रेडियो मिर्ची और आपका वन वर्ल्ड वन स्टेशन, पता नहीं कौन सा एक एफएम आता है, वो है, आकाशवाणी है, कुछ भी है, वो आप चला सकते हो। क्यों? क्योंकि योर मोबाइल हैज बीन इनबिल्ट विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग सिग्नल्स। आप उसको किसी भी सिग्नल के साथ अटैच करके चला सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशन, मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और एनालॉग ट्रांसमिशन और डिजिटल ट्रांसमिशन। आई होप ऑल दीज थिंग्स हैव बीन क्लियर टू यू, है ना। अब हमारा लास्ट आर्टिकल जो है आज का, वो है व्हाट इज अ टेलीस्कोप। बहुत ही सिंपल सा है यार, देखो इसमें ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें दी हुई हैं, बहुत ही सिंपल सा समझना है यार, अपने को इतना कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं समझना है और ना ही इतना कॉम्प्लेक्स कभी हमारे एग्जाम में आने वाला है। जस्ट टू हैव दिस आर्टिकल, यहां पर ना कुछ चीजों के बारे में जानते रहो यार। देखो सबसे सिंपल सी बात है कि हम अगर अपने ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करना चाहते थे, है ना, तो सबसे पहले एक जो मिथ है मैं उसको बस ब्रेक करना चाहता हूं, जो कि इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि टेलीस्कोप एक्चुअल में करता क्या है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी तक हम लोग को यही समझ में आता है कि टेलीस्कोप चीजों को बड़ा कर देता है, यही तो करते हैं। वो दूर से जो सितारा हम नहीं देख पा रहे उसको बड़ा करके दिखा दे, नहीं, टेलीस्कोप डज नॉट मैग्नीफाई एनीथिंग। टेलीस्कोप का ये काम नहीं है। टेलीस्कोप का काम क्या है? टेलीस्कोप का काम है ज्यादा लाइट को अपने अंदर ले आओ, है ना। सिंपल सी बात मैं बताता हूं, इस आर्टिकल में ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, बहुत ही शानदार आर्टिकल लगा मुझे। हमारे पास ना एक कॉफी का कप है ना, ये एक कॉफी का कप है, बाहर बारिश हो रही है, मैं इस कॉफी के कप को ले जाके बारिश में रख देता हूं और साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, एक बड़ा सा टब ले आता हूं, है ना, बड़ा सा टब ले आता हूं और उस टब को मैं बारिश के बाहर पानी के आगे रख देता हूं। पानी ज्यादा किस में इकट्ठा होगा? आप लोग ऑब्वियसली टब में ज्यादा इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि इट हैज वाइडर एरिया टू अट्रैक्ट मोर वाटर। तो सिमिलरली टेलीस्कोप भी यही करता है, इट हैज द वाइडर एरिया टू अट्रैक्ट मोर लाइट सो दैट एवरीथिंग दैट इज इन द पिक्चर विल बिकम क्लियरर। सिंपल। तो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि इसका इतना बड़ा एरिया जो है वो कई सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब करके वाइडर पिक्चर देता है। जैसे कि हमारी जो आंखें हैं, आंखों के लिए कुछ एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ भी डिफाइन होता है। इस आर्टिकल में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा दिया हुआ है, बहुत सारे डिजिट्स दिए हुए हैं, उन डिजिट्स पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। एक पहला चीज जो हमें समझना था वो ये था कि टेलीस्कोप का मतलब ये नहीं है कि वो क्या करता है, किसी चीज को मैग्नीफाई करता है। अगर यूपीएससी कभी भी ऐसा स्टेटमेंट देती है तो इट विल बी रॉन्ग। वो ज्यादा लाइट को आने देता है, इसलिए ऐसा होता है। अब यहां पर जैसे आप देख रहे हो, अब देखो ऐसा भी आप समझो कि अगर कोई भी ब्रह्मांड से बहुत सारे लाइट ईयर दूर से अगर कोई भी चीज आ रही है तो हमेशा और हमेशा हम लोग उसको एक पैरेलल रेस के तौर पर देख सकते हैं, ना। ये इनफाइनाइट से आने वाली हमारे पास ये पैरेलल रेस है जो कि एक जगह पर कहीं ना कहीं इंसिडेंट होंगी। इंसिडेंट जहां पर भी होती है तो हमारे पास चारा क्या बचता है कि हम यहां पर ना एक कॉनकेव लेंस लगा दें। ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इन सब को ऐसे इनफाइनाइट रेस को ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करा देगा एक फोकस पॉइंट पर। ठीक है, ये सब में क्या करा देगा, एक फोकस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट करा देगा और यहां पर हम इमेज को देख सकते हैं यार। अब इसमें इसमें हम और क्या कर सकते थे, हमें लगा कि यार देखो हम एज्यूम तो करके चल रहे हैं कि सारे रेज हो सकते हैं पैरेलल हैं, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा शायद ना हो। प्रैक्टिकली क्या हो सकता है कि माइन्यूट डिफरेंसेस हो, कि अगर हमने एक रे का एक फॉर्मूला लगाया तो हो सकता है कि जो आ रही हैं रेखाएं या फिर जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं इस पर वो कुछ ऐसे पड़ रही हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये यहां रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां रिफ्लेक्ट होगी, यहां यहां, तो कहीं पर भी एक पर्टिकुलर इमेज नहीं बने। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि यार इसके जगह पर ना व्हाट वी कैन यूज इज पैराबोलिक मिरर्स। पैराबोलिक मिरर्स का फंडा क्या होता है यार, पैराबोलिक मिरर्स का फंडा ये होता है उस पे कहीं से कोई भी चीज स्ट्राइक करती है, इट विल ऑलवेज गो इन द फोकस। इसीलिए जो हमारी डिश टीवी की छतरियां आती हैं वो भी पैराबोलिक शेप की ही होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी रेज आड़े तिरछे कहीं से भी आएंगे और जो उसका एक हम लोग देखते हैं ना कि ये हमारा छतरी लगता है और इसके ऊपर कनेक्टेड होता है यहां पर एक डिवाइस, यहीं से तार जाती है सब, तो ये जो है ना इसका फोकस होता है एक्चुअल में। तो इस पे इसका मतलब क्या है कि रेस कहीं से भी कैसे भी आड़ी तिरछी आए, ये हर बार रिफ्लेक्ट होके कहां जाएंगी, सेंटर पर ही जाएंगी, सब की सब सेंटर पर जाएंगी। तो पैराबोला बिकम्स अ मोर एफिशिएंट वे टू सबको एक साथ लेके आना। तो वाइडर फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा मिरर लेते हैं
उसको कॉन्सेंट्रेट करके छोटे मिरर पर डालते हैं, ऐसे मल्टीपल मिरर्स के साथ में फिर हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज वन थिंग। और दूसरा क्या है, जब ज्यादा लाइट अंदर आती है तो इससे फायदा क्या होता है, जब ज्यादा लाइट अंदर आती है तो हम लोग ना किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्लियरली देख सकते हैं। आप ये अगर इन तीन को अगर आप अच्छे से क्लियर देख पा रहे होगे तो ये तीनों इमेज एक्चुअल में एक ही है। बस इसमें क्या हो रहा है, लास्ट वाले में ये दो इमेजेस एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना अच्छा हमारा टेलीस्कोप होगा उतना डिस्टेंस अपार्ट हम इसको देख पाएंगे। दिस इज द सेकंड थिंग। अब हम लोग थोड़ा सा अपने सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इसमें उतने अच्छे से दिया नहीं है, बट डेफिनेटली वो हमें तो पता करना होता है। ठीक है, तो हम लोग को देखो जब भी ब्रह्मांड के बारे में देखना होता है तो हमें पता है कि यार देखो ये अपना प्यारा सा अर्थ है और ब्रह्मांड जो है हमारा बहुत बड़ा है ना, डिस्टेंस अपार्ट बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हमें पता है कि जो हमारी एक एक गैलेक्सी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है, लगभग लगभग इसके हिसाब से कितना था यार, 16,000 लाइट ईयर दूर था शायद, जितना मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली। तो इसमें दिख भी नहीं रहा है अभी, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये रहा, ये कितना है, 16,000 लाइट ईयर अवे। हाँ, 16,000 लाइट ईयर अवे, सही है। अब 16,000 लाइट ईयर्स अवे है तो हमसे बहुत दूर है यार, बट स्टिल ये इतना जायंट है कि हम लोग को दिखता तो है बट हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आंखों का अपर्चर अपर्चर क्या है, छोटा है, बहुत ही छोटा। हमारी आंखों का अपर्चर कैसे डिफाइन होता है, आप लोगों ने कैमरा देखा होगा, कैमरे का जो शटर होता है, शटर वो देखते हो ऐसे ऐसे खुलता है, ऐसे उसमें कुछ लगे होते हैं, है ना। और इस हिसाब से बीच में एक छोटी सी ओपनिंग लगती है और वो बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है। ये जितना वाइड उसका अपर्चर उतना वाइड, है ना। ये जितना ज्यादा लाइट को अपने अंदर आने देगी वो उतना ज्यादा लाइट को अपने साथ लेके आएगा। तो सेम केस क्या होता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सीज को भी जब हम लोग गैलेक्सी मतलब टेलीस्कोप से देखते हैं तो वी वुड रिक्वायर अ ग्रेटर अपर्चर वाला बॉडी। तो ग्रेटर अपर्चर हमारे टेलीस्कोप में मिलता है। तो ये अब कैसे कैसे मिल सकता है, पहला पहला चीज तो ये है कि हम लोग क्या करें, अपने अर्थ पर ही कुछ एक बड़ा सा कुछ एक टेलीस्कोप लगा के देखने की कोशिश करें, है ना। बड़ा सा एक टेलीस्कोप लगा के उस एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखने की कोशिश करें। दिस इज वन थिंग। ये सारे सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं अर्थ अर्थ ऑब्जर्वेटरीज। आप लोग को कमेंट सेक्शन में ना अर्थ ऑब्जर्वेटरीज हमारे इंडिया में कहां पर हैं, चलो ये तो मैं एक हिंट दे देता हूं। ये बेसिकली ना कई बार माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। क्यों माउंटेन्स पर पाए जाते हैं, क्योंकि इसको ना क्लियर लाइट चाहिए। जैसे कि अभी इस स्टूडियो में अगर मैं देखूं, यहां मेरे सिर पे यहां लाइट लगी, यहां लाइट लगी, नीचे लाइट लगी, इधर लाइट लगी, इधर लाइट लगी, इधर लाइट लगी, सब जगह लाइट ही लाइट है। तो मैं किसी भी एक सोर्स से लाइट को परसीव नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए हर जगह से लाइट ही लाइट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट पोल्यूशन या लाइट पोल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो जब भी बहुत बहुत सारी जगहों से लाइट आ रही होगी तो उसी में मिक्स हो जाएगी। तो हमें एक आइसोलेटेड प्लेस चाहिए होता है जहां पर यार अर्थ वाली लाइट ना आए, जहां से जो लाइट को कैप्चर करना चाहते हैं वो अच्छे से आए। तो हम लोग इसको माउंटेन्स पर लगाते हैं। माउंटेन्स पर इधर इर्द गिर्द की अपने अर्थ वाली लाइट्स तो कम हो जाती हैं, तो वहां पर ये ज्यादा अच्छा कैप्चर कर पाते हैं। फिर पता चला कि यार ये अर्थ ऑब्जर्वेटरीज भी इतना बढ़िया नहीं कर रही हैं। हमने कहा कोई बात नहीं यार, हम क्या करते हैं, अपनी सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज देते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो जैसे अभी तक हमारे यहां पर क्या था, एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 1 जनवरी 2024 को भेजा है एक्सपोसैट, है ना, एक्सरे पोलारीमेट्री सैटेलाइट। तो ये सारे सैटेलाइट्स जो हैं ये भी बेसिकली क्या काम करते हैं, वही टेलीस्कोप वाला ही काम करते हैं, बस ये ब्रह्मांड में जाके और अच्छा हो गया। फिर किसी ने बोला कि यार देखो दिस इज लो अर्थ ऑर्बिट, कितना दूर होगा यार, यहां से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर होगा अपने अर्थ से, और पास जाओ। सबसे बेस्ट जगह पर हम लोग देख सकते हैं अपने एक बहुत ही शानदार हबल हबल को देख सकते हैं, और यहां पर हम लोग देख सकते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को, है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। इसका मैं आपको एक बार दिखाता हूं जेम्स वेब टेलीस्कोप को कि ये एक्चुअल में ब्रह्मांड को कैसे देखता है। ये देखो आप, जेम्स जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप 3D मॉडल देखते हैं, ये दिख जाएगा।
लोड हो जाए भाई, यस। ये हमारे लिए क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है। अब इसके लिए ब्रह्मांड को देखना बहुत बढ़िया है। अब देखो ये एक्चुअल में कहां पर है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहां पर एग्जैक्टली है, बट देखो कि इसके नजर से अगर आप ब्रह्मांड को देखोगे तो हाउ इट विल लुक लाइक, ये देखो इस तरीके से दिखेगा। अब ये ना बहुत इजीली इनको बिना किसी डिस्टॉर्शन के साथ में ये इसको ऑब्जर्व कर सकता है। इसको ये अनडिस्टॉर्टेड व्यू देने के लिए, इसको ये अनडिस्टॉर्टेड व्यू देने के लिए व्हाट वी हैव थिंक, हमने इसको प्लेस कर दिया है लैग्रांजे पॉइंट पर। लैग्रांजे पॉइंट यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर जस्ट अ सेकेंड, ये मान लो कि ये हमारे लिए अर्थ है और ये हमारे लिए सन है। तो अर्थ जब इसका चक्कर लगाएगा, है ना, इसका चक्कर जब लगाएगा तो कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर इन दोनों के ग्रेविटीज कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी। जैसे हमारा आदित्य L1 जो है वो यहां पर है, सिमिलरली इसको हम लोगों ने L2 पोजीशन पर दिया है। L2 पोजीशन, L1 पोजीशन पर ऐसा होगा कि वो अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ सन को दिखेगा, और L2 एक ऐसा पोजीशन होगा जो अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ हमारे ब्रह्मांड को दिखेगा। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, उसको बेसिकली L2 पर रखा गया है, L2 पर। L2 इज ए लैग्रांज पॉइंट जहां पर ये बहुत स्टेबल है भाई साहब। यहां पर भी अर्थ और सन की तुलना की जाए तो ये एक ऐसा स्टेबल पॉइंट है जहां पर ना अर्थ इसको खींच पाएगा अपनी तरफ और ना सन इसको अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इसीलिए बड़ा ही स्टेबल सा पोजीशन है ये। वहां से पूरी ब्रह्मांड का अनइंटरप्टेड व्यू दिखता है, और ये लगभग 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 कितना दूर होगा, ये है 1.5 मिलियन मिलियन किलोमीटर्स अवे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यही यही सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए थी कि टेलीस्कोप का मतलब अब हमारे लिए ना दिन पर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। और ये सब के सब और क्या कर रही हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि यार विजिबल लाइट कहां से आ रही है ना। हम लोग को तारे चमकते हुए दिखते हैं तो विजिबल लाइट दिखता है। तो हम लोगों ने यार कई बार एक स्पेक्ट्रम डिफाइन किया था, है ना, स्पेक्ट्रम डिफाइन किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि शुरुआती दौर पर ये स्टार्ट होता है रेडियो वेव से, फिर आता है आपका माइक्रोवेव, फिर आता है आपका इंफ्रारेड, फिर आता है आपका विजिबल रेंज, फिर आता है आपका अल्ट्रावायलेट, फिर आता है आपका एक्सरेज, और फिर आता है आपका गामा रेज। जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेव की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर यह बात समझने का है कि अगर हम लोग किसी भी रेंज को विजिबल रेंज में देखते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर एनर्जी है। लेकिन अगर वो बहुत ही दूर से कोई चीज आ रहा है तो अगर उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में मेरे पास आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक मुक्का मारता हूं, है ना, धीमे से ऐसे टच कर देता हूं बस, तो आप तक जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो, मान लो कि इसके बीच में मैंने हाथ लगा दिया तो आप तक एनर्जी थोड़ी कमी पहुंचेगी। लेकिन अगर भाई साहब मैं पूरे दम लगा के आपको मार रहा हूं, एक मुक्का खींच के मारा, उसके बाद भी अगर आपने हाथ लगा भी दिया भाई साहब, तब भी आपको चोट तो लगेगी। मतलब कि इसका जो ट्रांसमिशन है ना वो आपके गालों तक तो हो ही जाएगा। एनर्जी ज्यादा है ना, सेम टू सेम अगर यहाँ की एनर्जी ज्यादा है तो वो उसके रास्ते में कितना भी डिस्टॉर्शंस मिले, उसको कैप्चर करने वाला लाइट तो उसको बहुत ही अनइंटरप्टेड तरीके से कैप्चर कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारा एक्सपोसैट मिशन है, एक्सपोसैट मिशन जो है, कहां गया भाई एक्सपोसैट, हाँ, ये है एक्सरे पोलारीमीटर, एक्सरे पोलारीमीटर। ये एक्चुअल में विजिबल रेंज में चीजों को नहीं देख रहा है, ये एक्सरे वाली रेंज में चीजों को देख रहा है। तो ये बहुत ही क्लियरर पिक्चर ड्रॉ कर पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज टेलीस्कोप एंड हाउ गुड आर मॉडर्न टेलीस्कोप। बहुत सारी चीजों को मैंने इस आर्टिकल के बियॉन्ड जाके समझाया है, तो डू नॉट वरी। जितना मुझे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो अब बस इसमें इतना ही था यार, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में। तो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजेदार लगा होगा। आज के आर्टिकल, आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।